हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड मी जेईई नीट में। आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एनएलएम में सेक्शन बी सी एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी सेक्शन सी। आइए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी होगा जब आप पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आएंगे, या फिर आप यहाँ से जब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे क्वेश्चंस तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a ground and an additional force F is equal to mg is applied on the block as shown in the figure. Calculate contact force between ground and block. तो एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे मास mg का, है ना, मास m का, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया F इज इक्वल टू mg। अब हमको निकालना है यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कितना आएगा। तो इसका FBD बनाएंगे हम, सारे इस पे मास फोर्सेस लिख देते हैं। तो सारे फोर्सेस का समीशन क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब n इज इक्वल टू 2mg के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2mg। ये था हमारा B1 क्वेश्चन। B2 पे चलते हैं। B2 क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। B2 क्वेश्चन देख लेते हैं। Two blocks of masses m1 and m2 are placed on the ground as shown in the figure. इधर से आप पढ़ सकते हैं, two forces of magnitude F acts on m1 and m2 in opposite direction. Draw free body diagram of masses m1 and m2. तो आप ये बना सकते हैं। हमने क्लास में भी जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें से दो साइड से फोर्स लग रहे थे, बीच में नॉर्मल फोर्स आ रहा था और हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए थे। तो फर्स्ट वाला मैं अभी आपको नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो आप थ्योरी के लेक्चर्स देख सकते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ हमको आती है वो भी बार बार नहीं करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने निकाला भी था, ये सेम क्वेश्चन हमने किया था। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। अब नॉर्मल फोर्स m1 और m2 की कितना आएंगे, m1g एंड m2g। चलिए, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड सरफेस ऑन मास m1 एंड m2। अच्छा, तो नॉर्मल फोर्सेस ये पूछ रहा था। ये सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर सेम हो जाएंगे, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, F एंड F। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स एक ही चीज़ है ना। मेरे को लगा कि ये ग्राउंड का पूछ रहा है, ग्राउंड वाला फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है। तो फोर्थ वाले पार्ट में आंसर हो जाएगा m1g एंड m2g, और सेकंड थर्ड का पार्ट का आंसर आप निकाल सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इस पे लगेगा नॉर्मल फोर्स इधर, इस पे लग रहा है F इधर, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F। ये अगर m1 मास है ना, m1 ही है ना इधर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड और थर्ड पार्ट का। B3 पे चलते हैं। B3 क्वेश्चन देखते हैं। B3 चलिए, अ स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r इज प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स हैविंग सेपरेशन d विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2r। ठीक है, d जो है स्लाइटली ग्रेटर देन है 2r। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉल है वो वॉल्स पे क्या है, फोर्स नहीं लगा रही है। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल्स ऑन द स्फीयर। तो यहाँ पे इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो स्लाइटली ग्रेटर है तो कॉन्टेक्ट नहीं होगा। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द स्फीयर ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये ग्राउंड कितना लगाएगा इस पे फोर्स, ये स्फीयर है, इसका mg लगेगा, तो रिटर्न में इसका कितना लगेगा, नॉर्मल जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा mg। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, B4 क्वेश्चन देखते हैं। B4 यहाँ पे आ जाता है तो हम यही कर लेंगे, नहीं तो अगला डायग्राम बना लेंगे। चलिए, B4 यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, इसको इरेज करके फिर बनाते हैं। चलो, तो B4 वाला देख लेते हैं। B4 क्वेश्चन, B4 में दे रखा है ऐसा कोई स्फीयर है,
ये ऐसी कुछ वी शेप में है, और ये ग्राउंड है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले एक फोर्स आएगा इसके ऊपर m इंटू जी, एक फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी ये आएगा नॉर्मल, और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये आएगा नॉर्मल। एक पॉइंट हमने ये भी देखा था कि नॉर्मल फोर्स स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में टेंड्स टू पास फ्रॉम सेंटर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द टू इंक्लाइंड वॉल्स। ये पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इस नॉर्मल को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लीजिए, एक आ जाएगा वर्टिकल वाला और एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला। तो एक कंपोनेंट इसका ऐसे आ जाएगा, एक आ जाएगा इसका ऐसे। तो ये एक z बन रहा है, ये वाला एंगल हो जाएगा 60, ये हो जाएगा n cos 30, ये एंगल कितना है 30। ठीक है, तो n cos 30 इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2n sin 30 इज इक्वल टू mg। यहाँ से 2 इंटू n इंटू 1/2 इज इक्वल टू mg, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं B5। B5 में क्या बोला है, B5 क्वेश्चन पढ़िए एक बार। B5 में बोला है द 50 kg होमोजीनियस स्मूथ स्फेयर रेस्ट ऑन द 30 डिग्री इंक्लाइंड A एंड बियर्स अगेंस्ट द स्मूथ वॉल B। इसका डायग्राम अच्छा दिया हुआ है डायग्राम। कैलकुलेट द कॉन्टेक्ट फोर्स A एंड B। तो यार ये ऐसे ही करना है ना, एक नॉर्मल उसके। चलो मैं डायग्राम बता के आपको फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बता देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो, और फिर आप फोर्स बैलेंस कर लेना खुद। चलो यहाँ से ये है 30 डिग्री। चलिए इसका मास दे रखा है m 50 kg है ना, 50 kg। हम इसको m मान लेते हैं, बाद में वैल्यूज डाल देंगे। ये है फ्री बॉडी डायग्राम इसका। एक आएगा mg, एक आएगा नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा, नॉर्मल पासेस फ्रॉम सेंटर n1, और एक नॉर्मल आएगा इधर से n2। अब हमको क्या करना है, n1 के कंपोनेंट्स कर लो। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये वाला एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये वाला हो जाएगा n1 sin 60। तो n1 sin 60 और mg यही दो फोर्सेस है। मैं इसका सेकंड पार्ट या जो भी इसने पूछ रखा है कैलकुलेट कांटेक्ट फोर्सेस, तो n1 n2 निकालना है हमको। तो n1 sin 60 इज इक्वल टू mg। दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और n2 यहाँ से आ जाएगा n1 cos 60। यहाँ से दोनों आप निकाल सकते हो, n1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, n1 की वैल्यू पुट करना, n2 आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। m की वैल्यू है 50, g की वैल्यू 10 मान सकते हो। चलिए तो B5 भी हो गया हमारा। B6 पे मूव करते। B6 क्वेश्चन देखिए, B6 में आपको बोला है अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 5 kg रेस्ट बिटवीन टू प्लेन्स विच मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। The system is in equilibrium. Find normal forces exerted on the ball by each of the planes. The planes are smooth. चलिए तो इसमें आपको दिक्कत आई होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें B6 में क्या करना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता देता हूँ, फिर आप खुद से कर सकते हो।
इसको हम थोड़ा बड़ा मतलब एंगल ऐसे 45 मान लेना, इसको थोड़ा बड़ा बना ताकि बॉल बड़ी बन जाए। चलिए ये है 30 और ये है 45। अगर आपने सॉल्व किया तो आपको दिक्कत आ सकती है इसमें। चलिए सबसे पहले mg जो फोर्स आएगा वो आएगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैं इसको वेरिएबल्स में लिख रहा हूँ, आप m की वैल्यू डाल देना, आ जाएगा। एक आएगा इसका नॉर्मल n1, एक आएगा इसका नॉर्मल n2। बस ये तीन ही फोर्स हैं, ये तीन ही फोर्स है। और अब आपको इसमें से इसको रिजॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं रिजॉल्व करके बता देता हूँ। हम बॉल को यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए एक N2 फोर्स कुछ ऐसा, यहाँ पे जो इसका जो एंगल है ना, यहाँ पे इसका कांटेक्ट है और एक इसका यहाँ पे कांटेक्ट है, मान लेते हैं ये बड़ा वाला हमने व्यू बना लिया, इधर कुछ भी होगा। ये N1 फोर्स यहाँ से और ये N2 यहाँ पे लगेगा। एक है mg को तो हमको करना ही नहीं कुछ, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में। हमको रिजॉल्व करना है N1 को, तो N1 को एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, मानते हो? तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। हमको सिर्फ एंगल्स निकालने, बाकी तो काम हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये एंगल 30 है ना, ये वाला मान क्या लेते हैं, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30। और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला अगर एंगल 30 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60। ये वाला 60 हो गया, ये वाला N1 सॉल्व हो गया पूरा। N1 cos 60 इधर और N1 sin 60 इधर। अब बात कर लेते हैं N2 का, तो इसमें भी एक परपेंडिकुलर है। एक सेकेंड, देखो अब मेरी बात सुनो। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी दो पैरेलल लाइंस में ऐसा कुछ हो, है ना, ये वाली लाइन जो है ये वाली, वो ये वाली है ना, ये N1 कुछ, देखो ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला कितना होगा, 135 होगा कि नहीं होगा, इतनी बात समझ में आती है। अब ये देखो इस केस में जो है हमारे पास ये वाली जो है ये ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन है ये वाली, है ना, ये वाला जो है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। और ये वाला जो है हमारा यहाँ पे कुछ बॉल है और यहाँ पे कुछ उसका नॉर्मल लग रहा है, और ये वाला, तो ये पूरा जो एंगल है ये 135 है और ये इतना सा एंगल है ये 90 है। तो ये वाला एंगल आ जाएगा क्या हमारे पास, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लाइन ऐसे बना दे पैरेलल टू ग्राउंड, तो ये आ गया 45 डिग्री। तो अब इस डायरेक्शन में भी 45 और नीचे भी 45। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये N2 हो गया, ये 45 हो गया, है ना। तो N2 cos 45, N2 cos 45, दोनों cos 45 क्यों लिखे, क्योंकि cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ से मैं आपको इक्वेशन भी लिख के बता देता हूँ, N1 sin 60 और N1 cos 60, सारी हॉरिजॉन्टल वाली का सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लाइन बना के यहाँ पे इधर वाली साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो N2 cos 45 प्लस माइनस N1 cos 60 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये दोनों का सम 0। अब बात कर लेते हैं ऊपर नीचे, N1 sin
60 इज इक्वल टू N2 cos 45 प्लस mg। यहाँ पे दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल हो गए, हमको निकालना है N1 N2, बाकी सब हमको नोन है, तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। B6 में डाउट होता तो मैं मान सकता था कि हाँ आपको B6 में डाउट है, और B6 में डाउट खाली इस चीज़ में आता है बच्चों को, ठीक है, बाकी तो इजी था। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, बाकी क्या पता पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम C1 क्वेश्चन पे। चलिए तो C1 क्वेश्चन देखते हैं, C1 क्या कह रहा है हमको, C1 क्या करने को कह रहा है। अ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन सरफेस एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। अ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, स्ट्रिंग 1, अच्छा ओके, which is pulled by another string 2 with applied force of 10 Newton as shown in the figure. Calculate tension in string 1 and calculate tension in string 2. तो यहाँ से हमको साफ साफ ही दिख रहा है कि स्ट्रिंग इन टेंशन 2 कितनी हो जाएगी, स्ट्रिंग इन टेंशन 2 हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखो ये एक ब्लॉक है, अगर आप इसे हवा में करना चाहेंगे तो शायद एक बार आपको लगेगा कि क्या है ये स्ट्रिंग है मान लो, है ना, इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, है ना, ऊपर की साइड, ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग 2 है। हम सिर्फ इसमें जो स्ट्रिंग की टेंशन होगी T1, इसमें होगी जो T2। हम स्ट्रिंग 2 का FBD बना लेते हैं। स्ट्रिंग 2 का FBD ऐसा बनेगा T2 और ऊपर F, तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर। ब्लॉक का हमको बनाना ही नहीं है, या ब्लॉक का भी बना लेते तो हमारा T1 भी आ जाएगा, तो ब्लॉक का बना लेते हैं। तो ऊपर लग रहा है इसके ऊपर T2, नीचे लग रहा है इसके ऊपर mg, और नीचे ही लग रहा है इसके ऊपर T1, तो T1 प्लस mg इज इक्वल टू T2। T2 यहाँ से 10 आ जाएगा, mg इसका यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ से 10 और 10 कैंसिल हो गया, T1 आ गया हमारा 0। किसी को कोई दिक्कत आ रही थी पहले तो यहाँ से ऐसे करके कर सकते हो, ये हमारी स्ट्रिंग थी, यहाँ से यहाँ तक इस पर टेंशन था T2, ठीक है। चलिए C2 करते हैं, T2 के बाद C2। A 1 meter long massless string fixed with a wall is pulled with horizontally by applying a force of magnitude 10 Newton. Calculate this, that is and this. तो यार हमने मासलेस वाला कर रखा है ना, मासलेस वाली में along the string पूरी क्या होती है, टेंशन सेम रहती है, और जो रिजिड सपोर्ट पे होती है वहाँ पे भी सेम ही रहेगी। ये हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया था, अब एक ही चीज़ को बार बार करने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देख रखे तो लेक्चर देखो, उसके एग्जांपल्स कर लो, आपके लिए इनफ है, उसके बाद ये शीट कर लेते तो रैंक पक्की। अब ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, C3 करते हैं, C3। A block of mass 1 kg is supposed suspended by a string of mass 1 kg। अब यहाँ पे मास वाली स्ट्रिंग है, लेंथ 1 मीटर as shown in the figure, calculate the tension in the string at the lowest point। चलिए तो यहाँ से हम पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। फिजिक्स में डायग्राम यानी एवरीथिंग, फिजिक्स में डायग्राम नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनेगा। अगर आपने फिजिक्स में सही डायग्राम बना लिया ना तो आपको 50% क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाता है। चलो ये बन गया हमारा डायग्राम। 1 kg 1 मीटर, लोएस्ट पॉइंट यानी यहाँ पे। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 1 kg की खुद स्ट्रिंग है और 1 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर लगेगा 10 न्यूटन, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग की वजह से इस वाले पॉइंट पे लगेगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर हम इसका इतने से इसको dx लेंथ मान ले, तो इस dx लेंथ को अगर अपन लार्ज करके लिखेंगे, है ना, यहाँ पे बहुत पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा होगा 10 न्यूटन खुद के वेट और 10 न्यूटन
अच्छा यहाँ पे 10 न्यूटन नहीं, यहाँ पे लग रहा होगा 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा 10। तो लोएस्ट पॉइंट पे इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ 10 न्यूटन। दूसरा बात करिए इसने मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रिंग का मास कितना हो जाएगा 0.5 kg, है ना। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया 1.5, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा 15 न्यूटन। यहाँ पे मास कितना हो जाएगा पूरा का 1 kg, तो 1 kg प्लस 1 kg, 1 kg प्लस 1 kg कितना हो गया 2 kg, और टोटल फोर्स कितना लगेगा 20 न्यूटन। समझ में आया क्या क्वेश्चन? इजी था वैसे तो, आप खुद भी कर सकते थे। अब C4 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो आप स्वयं कर लेना, ठीक है, ज़्यादा हिंदी हो गई थोड़ी। C5 देखते हैं। अच्छा, अगर C4 में अगर कोई दिक्कत आ भी रही है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके फ्रेंड्स जो है वही बता देंगे। चलिए, अगर नहीं भी बताया तो हम बता दें। यार ये वाला क्वेश्चन भी हमने कल परसों ही किया था लेक्चर नंबर 3 में, C5 वाला भी, C5 वाला भी लेक्चर नंबर 3 में किया था। तो एक बार अगर उसको रेफर करना, लास्ट सेकंड क्वेश्चन था, तो वहाँ से अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये वाला भी ग्रुप में पूछ लेना। चलिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी पे, ठीक है, सेक्शन बी, यस सेक्शन बी, हाँ ये रहा B1। Two blocks are in contact on a frictionless table. One has mass m and another has mass 2m. The force is applied on 2m as shown in the figure. Now the same force is applied on the right. In two cases respectively, the ratio of force of contact between the two blocks will be. अच्छा, तो टू ब्लॉक्स के बीच का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो इसका हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। एक बात बताओ, भले ही इसमें 2m हो चाहे m हो, इसका जो टोटल एक्सेलरेशन चाहे इधर से मारो चाहे इधर से मारो वो सेम आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्लॉक जो है फ्रिक्शनलेस उस पर पड़े हुए हैं, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, हाँ लिख रखा है इस पे फ्रिक्शनलेस टेबल फर्स्ट लाइन में। अब इस पे फोर्स इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ एक ही बात है। इसमें फ़र्क कहाँ पे आएगा, जब फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। चलो मान लो इस पे हम 2m वाले ब्लॉक पे हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये लगेगा इस पे रिएक्शन फोर्स और ये लगेगा इस पे फोर्स। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे आएगा, F इज इक्वल टू F माइनस N इज इक्वल टू 2ma। अब A क्या है, दोनों में सेम आएगा, चाहे इधर से लगाओ चाहे आप इस साइड से लगाओ, है ना। इस साइड से भी लगाओगे तो भी एक्सेलरेशन जो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि F बाय m, तो फोर्स इज इक्वल टू 3ma, और इसमें भी क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू 3ma। A सेम आ रहा है ना। चलो तो A हम सेम मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम, ये F1 मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। इधर नॉर्मल लगेगा, ये m का है, इधर F लग रहा है, तो n माइनस F इज इक्वल टू ma, F1 F2। A को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो A को ma को ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ma को यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि m भी इसमें कट जाएगा। F1 माइनस n इज इक्वल टू 2n माइनस F2।
चलिए, तो F1 यहाँ से कितना आ जाएगा, F1 माइनस एन इज इक्वल टू 2n माइनस F2। या फिर इन दोनों को ऐड कर देते तो F1 माइनस F2 कितना आ गया, 3ma, है ना। अब क्या करें इसमें, F1 और F2 कैसे होंगे। यहाँ पे ये F1 है ना, और ये F2 है, तो F1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3m है, तो F1 ये इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। F1 यहाँ से डालेंगे हम, 3m है, तो n1 इस केस में और n2 इस केस में, हमको यही तो निकालना है ना, इन डिफरेंट केसेस में n1 और n2 ये सारे अलग है। तो 3ma माइनस n1 इज इक्वल टू 2ma, तो n1 क्या आ गया हमारा, ma। यहाँ से निकालेंगे तो n2 क्या आ जाएगा हमारा, 2ma। अब इनका अगर हम रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने पे n1 अपॉन n2 कितना आ जाएगा, 1:2। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये F1 था फर्स्ट केस में और ये F2 है सेकेंड केस में। चलिए B1 हो गया हो तो B2 पे चलते हैं। Two forces of 6 Newton and 3 Newton are acting on the two blocks of 2 kg and 1 kg. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। B2 2 kg, ये है 1 kg है। इस पे लग रहा है 3 न्यूटन, इस पे लग रहा है 6 न्यूटन। What is the force exerted on block by the 1 kg block? यानी हमको निकालने क्या है, नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, 6 न्यूटन 2 और ये n। दूसरा वाला इस केस में सेम आएगी क्योंकि दोनों फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं। पिछले वाले में अलग अलग क्यों आई थी, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे लग रहे थे। 1 kg इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड जो इसका कंप्लीट ये भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से कंप्लीट लगाते हैं, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे से आप देख सकते हैं a आ गया, तो 6 माइनस n इज इक्वल टू 2a, या फिर n माइनस 3 इज इक्वल टू a। ये दोनों आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 4, और यहाँ से भी n की वैल्यू क्या आएगी, 4। इसको सॉल्व करने का यही सही तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया। 6 माइनस n इज इक्वल टू 2 है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 1, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए। या फिर इस पे बनाना चाहते तो n माइनस 3 इज इक्वल टू a। अब बात करते हैं B3। B3 यार एक बार फिर से ट्राई कर लेना आप, अगर नहीं होता है तो फिर तो बताएंगे। ठीक है, B3 एक बार ट्राई, B3 एक बार आप खुद से ट्राई करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं B1
4, अच्छा B4 तो है ही नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, है ना, नहीं तो ये लेक्चर डिस्कशन लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम किस में कर लेंगे, लेक्चर 3 का जो डिस्कशन आएगा उसमें कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।